Sometimes struggle is what makes success. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the revision series on the Right to Information Act, I have discussed various provisions relating to right to information. In the previous video, I have discussed with the historical background of the Right to Information Act, salient features of the Right to Information Act, obligations of the public authority under the Right to Information Act, as well as disposal of request made under the Right to Information Act. Today I will discuss with the more provisions relating to Right to Information Act. Firstly, I will discuss with the exemption from disclosure of certain informations under the Right to Information Act. If we talk about the Right to Information Act, that also provides certain informations, certain categories of information that have been exempted from the disclosure under the Right to Information Act. Such type of information are provided under the Section 8 of the Right to Information Act. यदि हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जिसको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, और उसी इंफॉर्मेशन का जिक्र इसी एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर किया गया है. If we talk about the section 8, it says that there are certain information that has been exempted from the disclosure. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोजर करने से रोका जा सकता है. This includes number 1, where the disclosure prejudicially affect the sovereignty and integrity of the nation. यहाँ पर यदि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं हमारे नेशन की सोवरेनिटी एवं इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा. तो क्या कहा जा रहा है? where the disclosure prejudicially affect the sovereignty and integrity of the India and security of the state, तो इन सच इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड. इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा. सेकेंड इज सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द नेशन का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, और देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता. थर्ड वन इज साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जहाँ पे उस इंफॉर्मेशन के अंदर किसी भी हमारे जो स्टेट है, हमारी जो नेशन है, उसका साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट छुपा हुआ है. एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, जहाँ पे वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसी जो फॉरेन कंट्रीज है उसके साथ उसके साथ जो संबंध है उनसे रिलेटेड है. एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट लीड टू द इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, जहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से कोई भी ऑफेंस जो है उसके इंसाइटमेंट होने का खतरा है. In that case, in all these cases, such information should not be provided. इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी अंडर द सेक्शन 8 दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर. इस तरह की इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर से एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराई गई है. सेकेंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय द पब्लिक, जहाँ पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको एक्सप्रेसली फॉरबिडन किया जा रहा है बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, और द डिस्क्लोजर ऑफ विच मे कंस्टिट्यूट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कहीं ना कहीं कानून के द्वारा फॉरबिडन बाय एनी कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा जिसको ये कहा जा रहा है कि यदि आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी, तो वहाँ पे आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. थर्ड इज where the disclosure would cause a breach of privilege of the parliament or the state legislature, जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन इस तरह के नेचर की है दैट वुड काज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. भी आपको पता है कि जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड सर्टन प्रिविलेजेस, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जहाँ पे उन विशेषाधिकारों का यदि उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से यदि वो जो विशेषाधिकार उन्हें दिए गए पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को, यदि उन विशेषाधिकारों का यदि हनन हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से, तो सच इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द कमर्शियल कॉन्फिडेंस, जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस से संबंधित इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे बिजनेस के से संबंधित जो वो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती. वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल टाइप की इंफॉर्मेशन है, या फिर ट्रेड सीक्रेट से संबंधित इंफॉर्मेशन,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित इंफॉर्मेशन, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है उनको डिस्क्लोजर से एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराई गई है। द डिस्क्लोजर विच वुड हार्म द कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, जहाँ पे इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने से कहीं ना कहीं जो कम्पिटिटिव मार्केट है, कम्पिटिटिव जो पोजीशन है थर्ड पार्टी की, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँच सकता है। अनलेस द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, जब तक कि उसके उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना कहीं ना पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में ना हो, तब तक इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से रोका जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इन फिड्यूसरी रिलेशनशिप, जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन आपको किसी फिड्यूसरी रिलेशनशिप के थ्रू दी जाती है, अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके फिड्यूसरी रिलेशनशिप के थ्रू आपको दी जा रही है, आपके ऊपर विश्वास करके यदि आपको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपको उसको डिस्क्लोज करना कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी ना हो। एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। तो सच इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, सच इंफॉर्मेशन इज आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोजर करने से उसे एग्जेम्प्ट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ और द फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, जहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज करने से किसी व्यक्ति की जान खतरे में आ सकती है या उसकी फिजिकल सेफ्टी जो को नुकसान पहुंच सकता है, तो सच इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन दैट वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई जहाँ पे कोई किसी भी केस के संबंध में यदि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि वो इंफॉर्मेशन यदि डिस्क्लोज की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन पे प्रभाव पड़ सकता है। तो सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वुड आल्सो नॉट बी प्रोवाइडेड। वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर से एग्जेम्प्ट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीट्स और अदर ऑफिसर्स। जो कैबिनेट पेपर्स होते हैं जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, या सेक्रेटरीज के वगैरह के रिकॉर्ड होते हैं, या ऑफिसर्स वगैरह के रिकॉर्ड होते हैं, उनको भी डिस्क्लोजर करने से एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराई गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सर्टेन आल्सो इंफॉर्मेशन विच इज पर्सनल इन नेचर। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो पर्सनल नेचर की होती है, एंड डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड नॉट सर्व एनी पब्लिक इंटरेस्ट, और जिसको डिस्क्लोज करने से कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा, पब्लिक इंटरेस्ट कोई मतलब उसका पब्लिक को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सच डिस्क्लोजर कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मतलब उसको डिस्क्लोज करने से रोका जा सकता है, विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी दैट आर प्रोवाइडेड एग्जेम्पशन अंडर द सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के तहत ये सभी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर प्रोवाइडेड दैट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज आप नहीं करेंगे, जो जैसे मैंने आपको बताया कैबिनेट पेपर वगैरह हो गए, या फिर इंफॉर्मेशन जो पर्सनल नेचर की है जिसको डिस्क्लोज करने से कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा, तो दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर एग्जेम्प्टेड under the section 8 of the Right to Information Act. If we talk about the next part, that is the rejection of request. If we talk about the rejection of request under the Right to Information Act, that is provided under section 9 of the Right to Act. तो यहाँ पे जब हम देखेंगे आरटीआई एक्ट जो है, इसका जो सेक्शन 9 है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, कुछ ऐसे ग्राउंड्स के बारे में बात करता है जहाँ पे जो रिक्वेस्ट एक पब्लिक अथॉरिटी को दी गई है वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स फॉर द रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस बताए जा रहे हैं जहाँ पे रिक्वेस्ट जो पब्लिक अथॉरिटी को की जा रही है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट इज विदाउट प्रेजुडिस टू द सेक्शन 8। सेक्शन 8 को मतलब कहीं ना कहीं प्रेजुडिस किए बिना उसको आप कह सकते हैं कि उसको अफेक्ट किए बिना द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर
जो इसको आप कहते हैं CPIO या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मे रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट where the request for providing the access of information would involve the infringement of copyright substituting in a person other than the state. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जो स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, दे हैज बीन गिवन द पावर टू रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट. वो एक ऐसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उससे किसी के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा हो, या फिर जैसे मैंने बताया दैट इन्फ्रिंजेस द कॉपीराइट सब्सिस्टिंग इन ए पर्सन. जैसा कि आपको पता है कि जो कॉपीराइट होता है एक व्यक्ति का पर्सनल राइट होता है जो उसके अंदर सब्सिस्ट करता है, और वहाँ पे यदि आप उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे तो नेचुरली उसके कॉपीराइट का वायलेशन हो जाएगा. तो इन केस वेयर देर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, जहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, सच इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. तो इन केस सच रिक्वेस्ट हैज बीन मेड, यदि कोई ऐसी रिक्वेस्ट की गई है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, तो सच रिक्वेस्ट कैन बी रिजेक्टेड. इस तरह की जो रिक्वेस्ट होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 10, आप यदि देखते हैं सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 जो है वो इसकी सीवरेबिलिटी की बात करता है. सीवरेबिलिटी का मतलब क्या है कि वेयर द रिक्वेस्ट ऑफ ए एक्सेस, जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट किसी पब्लिक अथॉरिटी से की जा रही है, वेयर द रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर. जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई थी किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से और वहाँ पे उसकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी गई है, the access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempted from the disclosure. ये मान के चलो भी जहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करना लायक नहीं है और दूसरा पार्ट ऐसा है जिसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, और उन दोनों पार्ट को यदि आप अलग कर सकते, सीवर कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो जो पार्ट है जो कहीं ना कहीं उसके राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा है, तो आप उस पार्ट को डिस्क्लोज कर दीजिए, और जहाँ पे एग्जाम्पशन आपको दी जा रही है जहाँ पे इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, केवल उस पार्ट को आप छोड़ दीजिए. तो ये कहा जा रहा है कि सीवियबिलिटी वेयर द रिक्वेस्ट हैज बीन रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 9, जहाँ पे सेक्शन 9 के तहत यदि कोई रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है और वहाँ पे जो डिस्क्लोजर वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज ग्राउंड दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर एंड एक्सेस में बी प्रोवाइडेड टू दैट पार्ट, कि यदि वो ऐसा पार्ट है जिसको डिस्क्लोजर के से मना किया है और उस पार्ट से जो दूसरा पार्ट है जिसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, यदि उस पार्ट को हम अलग कर सकते हैं, तो देन दैट इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड विच कैन बी डिस्क्लोज. वो केवल आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दीजिए जिसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, एंड यू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर सच इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय सीवरिंग द बोथ द पार्ट्स. आप उन दोनों पार्ट्स को अलग करके आप उस पार्ट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके डिस्क्लोजर में कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस मीन्स वी कैन से दैट अंडर सेक्शन 8 जिसकी रिक्वेस्ट यदि कोई जो रिक्वेस्ट है यदि रिजेक्ट कर दी जाती है, तो विच कैन बी रीजनेबली बी सीवर्ड, यदि वहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है जिसको आप रीजनेबली सीवर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं उन पार्ट को, तो देन सच पार्ट कैन बी मतलब डिस्क्लोज्ड. वहाँ पे वो पार्ट डिस्क्लोज किया जा सकता है दैट इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8, जिसको सेक्शन 8 के तहत एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं की गई है, और उसको उस पार्ट से अलग करके आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं, और उस पार्ट को छोड़ दीजिए जिसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10. तो सेक्शन 10 जो वो सीवियबिलिटी की बात कर रहा है, उस पार्ट को अलग करने की बात करता है कि यदि आप एक गलत पार्ट और एक सही पार्ट है उनको अलग कर दीजिए, और जो सही पार्ट है उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, जो डिस्क्लोज करने लायक नहीं आप उसे छुपा लीजिए, आप उसको डिस्क्लोज मत कीजिए. तो दीज आर सेक्शन 10, ये सेक्शन 10 के बारे में बताया है मैंने. इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 24 एक्सक्लूजन, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो एक्सक्लूजन से संबंधित है. एक्सक्लूजन का मतलब क्या है यहाँ पर? इफ यू टॉक अबाउट द एक्सक्लूजन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24. सेक्शन 24 एक्सक्लूजन की बात करता है. द एक्ट एक्सक्लूड्स द सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल, कि जहाँ पे जो सेकेंड शेड्यूल के अंदर जिन एजेंसी या जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है उन एजेंसी से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसको आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है. ऐसा कहा गया है उन इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सच इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी डिस्क्लोज दैट इज रिगार्डिंग द अथॉरिटी विच आर प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट.
यदि आरटीआई एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर किसी एजेंसीज का जिक्र किया गया है, जैसे कि आईबी, रॉ, डायरेक्टरेट एंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, नेक्रोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो ये सारी की सारी वो एजेंसीज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। दे आर एग्जेम्प्टेड अंडर द सेक्शन, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। वो आरटीआई एक्ट के दायरे से इन्हें बाहर रखा गया है। तो ये एग्जाम्पशन आपको सेक्शन 24 के अंदर दी गई है। If we talk about the next part, the part B, that is dealing with the agency that is specified by the state government through a नोटिफिकेशन, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और वहाँ पे ऐसी एजेंसी को जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा, तब भी वहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन है उस एजेंसी से संबंधित जिसको एक्सक्लूड किया जा रहा है बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो सच इन्फॉर्मेशन वुड आल्सो बी एग्जेम्प्टेड, दैट शुड आल्सो नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर द आरटीआई एक्ट। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखी जाएगी और उन्हें भी प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो एक्सक्लूजन हावर इज नॉट एब्सोल्यूट, परंतु आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो एक्सक्लूजन किया है इन्होंने इंफॉर्मेशन का वो एब्सोल्यूट नहीं है। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। यदि वहाँ पे किसी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है या कोई करप्शन से संबंधित कोई चार्जेस उन पर लगाए जा रहे हैं, तब उनको इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तब वो आप उसे एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो राइट उनको दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हाँ, यदि स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई सही मतलब किसी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर रही है और वहाँ पे इस तरह का कोई अधिकार का वायलेशन नहीं हो रहा है, तब आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 के तहत उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम द डिस्क्लोजर। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द इंफॉर्मेशन कमीशन। इफ यू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन कमीशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये आपका चैप्टर 3 है जो आरटीआई एक्ट का चैप्टर 3, दैट इज डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जब हम बात करते हैं, दैट इज डीलिंग अंडर सेक्शन 12 ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो सेक्शन 12 है आपका आरटीआई एक्ट का, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का। तो वहाँ पे जो है इससे संबंधित जो आपका है वो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 12 वो इसी से संबंधित बात करता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सीआईसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, तो इसके संबंध में बात कर रहा है सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट ए बॉडी टू बी नोन एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसी नोटिफिकेशन के तहत वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन करेगी टू एक्सो, और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो बिठाया जाएगा दैट विल एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन इट। वहाँ पे उस नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी इसके ऊपर पावर डाली जाती है, जो भी पावर इसके ऊपर शक्तियाँ दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब पावर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक्सरसाइज करेगा एंड टू परफॉर्म सच फंक्शंस दैट इज असाइंड। और वो फंक्शन भी वो सब उसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे जो आरटीआई एक्ट के द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत उसे दिए जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा उसको गठन किया जाता है और वहाँ पे वो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सभी फंक्शन एक्सरसाइज करता है, वो सब पावर एक्सरसाइज करता है जो उसको दी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा वो सब फंक्शन उसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे दैट इज प्रोवाइडेड बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑन दैट अथॉरिटी। उस अथॉरिटी को जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो भी फंक्शन दिए गए हैं वो सब फंक्शन उसके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। If we talk about the second part, that is dealing with the Central Information Commission shall consist of। अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तो मैंने आपको बता दी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा बनाया जाएगा। अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर कौन कौन होगा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। If we talk about the Central Information Commission, that consists of number 1 the Chief Information Commissioner। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, इसके अलावा सच नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट मोर देन 10 एज डीम्ड फिट दैट डीम्स नेसेसरी। यहाँ पे ये कैसा कहा गया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो है वो किन किन को मिला के बनेगी। पहला तो मैंने आपको बताया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होगी
और वहाँ पे उन्हीं की आवश्यकता अनुसार 10 से मतलब मैंने आपको बताया कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी अपॉइंट किए जाएंगे जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और यहाँ पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द। और वहाँ पे जो उनके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो प्रेसिडेंट है उस कमेटी के कहने पे कार्य करेगा, उनकी अपॉइंटमेंट करेगा। तो देयर मस्ट बी एक कमेटी दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। यहाँ पे एक कमेटी बनाई जा रही है उनके सिलेक्शन के लिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के का सिलेक्शन कैसे होगा, ये जो सिलेक्शन होगा इस कमेटी के द्वारा होगा, जिस कमेटी के अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे जो आपके चेयरपर्सन होंगे कमेटी के। इसके अलावा एक लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, जो लोकसभा के अपोजिशन का जो लीडर है वो उसका मेंबर होगा। एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा एक ये कमेटी बनाई जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो कमेटी यहाँ पे बनाई जा रही है जो इन मेंबर्स को चूज करने के लिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया 3 तरह के मेंबर बताए, एक तो प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड वन इज अपोजिशन लीडर ऑफ द लोकसभा एंड द लास्ट वन इज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। और इन तीनों को मिला के ही एक कमेटी बनाई गई है, और ये जो कमेटी है ना ये ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इनका सिलेक्शन करेगी, इनको इलेक्ट करेगी, और उनके इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो इनको नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेगा। तो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही दी जाएगी, परंतु यहाँ पे जो सिफारिश होगी वो इस कमेटी की होगी। तो जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल यू वेस्ट इन द चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यहाँ पे जो जनरल जो सुपरिटेंडेंस पावर होगी या डायरेक्शन की जो पावर होगी या मैनेजमेंट की जो पावर होगी वो आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा अपनाई जाएगी। वो दैट विल वेस्ट इन द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड हु शैल असिस्टेड बाय द इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जिसकी सहायता करने के लिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। जैसे आपने सुना है ना इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो इलेक्शन कमिश्नर के लिए एक चीफ होता है और दूसरे बाकी और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं। तो यहाँ पे एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया और उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए जिनकी संख्या मैंने आपको बताया 10 से ज़्यादा नहीं होगी, और इनका जो चुनाव किया जाएगा वो एक सिलेक्टिव कमेटी के द्वारा बनाया जाएगा, सिलेक्टिव कमेटी के द्वारा किया जाएगा। और सिलेक्टिव कमेटी कौन मैंने आपको बताइए, सिलेक्टिव कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, और इसके अलावा मैंने आपको बताया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जा रहा है। और इन तीनों को ये जो तीनों मेंबर हैं ये मिला के एक इलेक्टेड कमेटी बना रहे हैं, और यही जो तीनों मेंबर मिलके इन मेंबर्स का चुनाव करेंगे। मतलब कौन से मेंबर बताए मैंने आपको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, तो इनका चुनाव इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, और बाद में जो लास्ट में जो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करेगा। तो दिस इज द प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर बताया गया है। And the chief information commissioner and the information commissioner shall be the person of eminence in the public life with deep knowledge and experience in the law। यहाँ पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे वो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो निपुण होंगे इस कार्य में। कौन कौन से कार्य बताए गए हैं, विच आर हैविंग एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इन सभी फील्ड्स के वो माहिर होंगे, इनमें से किसी भी एक फील्ड में माहिर होंगे, ये जरूरी है, तभी उन्हें इस पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा। एंड द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट की जाएगी वो मेंबर पार्लियामेंट या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, अन्यथा
उसके लायक नहीं होंगे, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट। मीन्स आप ये कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही वो पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, और यूनियन टेरिटरी या फिर कोल होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, या फिर वो किसी और ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट को ग्रहण किए हुए ना हो, और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित नहीं होने चाहिए, और या फिर और कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और परस्यूइंग ऑफ एनी प्रोफेशन, या फिर वो किसी और बिजनेस को के अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो मतलब ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जिनको आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी एट दिल्ली। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसका जो ऑफिस होगा वो दिल्ली के अंदर होगा। एंड द CIC and the previous approval of the central government can establish the office at other places। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो न्यू दिल्ली के अंदर ना हो, परंतु ऐसा तभी होगा कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एक अप्रूव करके उसके ऑफिस को कहीं और एस्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं वो अप्रूवल दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स, प्रीवियस अप्रूवल दे रही है कि आप इसका ऑफिस कहीं और एस्टेब्लिश कर दीजिए, तो वहाँ पे ऑफिस जो है वो दूसरी जगह पे भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। दिस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12। तो मैंने आपको सेक्शन 12 के अंदर बताया कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, कैसे कंस्टिट्यूट किया जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। If we talk about the next section, that is section 13. Section 13 is dealing with the term of office and condition of service. जो सेक्शन 13 है वो टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करता है। वो ये कहता है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं वो कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, उसके बारे में अब सेक्शन 13 डिस्कस करता है। If we talk about the section 13, that says that the chief information commissioner shall hold office for a term of 5 years. जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। वहां पे उसकी जो वो जो व्यक्ति है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। या इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि या तो उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा, या फिर उसकी जो उम्र है वो 65 साल से के ऊपर ना हो। तो 65 साल की एज तक ही वो इस ऑफिस को मतलब इस पोस्ट को होल्ड कर सकता है। सेकेंड वन इज एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे उनका भी जो कार्यकाल होगा वो भी 5 साल का होगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। इसके अलावा ये कहा जाता है कि टिल द अटेनिंग ऑफ एज ऑफ 65 ईयर, जब या फिर वो कह सकते हैं कि जब तक कि उनकी उम्र 65 साल तक नहीं हो जाती तब तक वो उस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। एंड ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। क्या वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए कभी भी एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस शैल मेक द ओथ। और आपको भी पता है कि जब भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया जाता है तो वहाँ पे उन्हें ओथ दिलाई जाती है। तो इसी तरह से जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें उनका ऑफिस संभालने से पहले उन्हें ओथ दिलवाई जाएगी, शपथ दिलवाई जाएगी, और वो सेम उसी परफॉर्मेंस होगी जैसा कि पहले शेड्यूल के अंदर बताया गया है। The chief information commissioner or the information commissioner may at any time by writing under his hand address the president the designation of his office। यदि कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यदि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन देना चाहते हैं तो वो लिखकर प्रेसिडेंट को वो उसके संबंध में डिस्कस कर सकते हैं, दे सकते हैं, राइटिंग में लेटर लिख दे सकते हैं। एंड द सैलरी अलाउंसेज पेएबल टू एनी अदर टर्म्स। वहाँ पे जो सैलरी या जो उनको जो अलाउंसेज दिए जाएंगे इन ऑफिसर्स को जो या उनसे संबंधित कुछ अदर टर्म्स या जो कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो दे शैल बी सिमिलर और सेम एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनकी जो शर्तें होंगी वो बिल्कुल सेम वैसे ही होगी जैसे कि आपकी इलेक्शन कमिश्नर की होती है। आपने सुना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं उनकी जो शर्तें होती हैं या उनकी जो सैलरी होती है दैट दे आर हैविंग सिमिलर सैलरी एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहाँ पे इसके संबंध में मैंने आपको बताया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए क्या टर्म और ऑफिस हो सकता है या उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी।
ये आपको बताया गया था सेक्शन 13 के अंदर। इसके अलावा अब आप नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, दैट इज स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नेक्स्ट पार्ट इज डीलिंग विद द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यदि हम बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो उसका जो संबंध है वो आपके सेक्शन 15 और सेक्शन 16 से है। तो सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16 इज डीलिंग विद द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करता है। तो इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दैट विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि आपको जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की आप बात कर रहे थे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहे थे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा था, क्योंकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो दैट इज अपॉइंटेड बाय द कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन। उसके लिए एक नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाएगा। एंड दैट जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द, जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया था 5 साल के लिए, फिर 65 साल की एज तक उनका जो ऑफिस रहेगा। इसके अलावा आप कहेंगे कि बाकी जो शर्तें वो बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की थी, बाकी वो चीज़ वही सेम है। तो परंतु बस फर्क इतना है कि वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पे चीफ यदि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, यदि वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है दे आर अपॉइंटेड कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। और उनके जो मैंने आपको बताया कार्यकाल आपका उनका 5 साल के 65 साल की एज तक ही रहेगा, शर्तें वही बिल्कुल सेम है। इसके अलावा आप कहेंगे कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कंसिस्ट ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जैसे मैंने आपको स्टेट सेंट्रल वाले में बताया था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, उसके अलावा कुछ अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे जिनकी संख्या मैंने आपको बताया था 10 से ज़्यादा नहीं थी। सिमिलरली वी कैन से दैट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल कंसिस्ट ऑफ 1 स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर as well as 10 not more than 10 other chief state information commissioners। इसके अलावा 10 से संख्या उनकी ज़्यादा नहीं होगी, बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे और उनकी शर्तें बिल्कुल वही सेम है। तो ये आपको वहाँ बिल्कुल मतलब इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप उसी से इसको याद रख सकते हैं। परंतु इसका यहाँ पे जब आप जिक्र करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन 15 और सेक्शन 16 का आपको जिक्र करना होगा। बस फर्क इतना कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही थी, यहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट आएगी और बिल्कुल शर्तें उनकी वही सेम होगी जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर की रहती है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट जो पोर्शन है वो उसी तरीके से करना। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।